हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, यूपी बोर्ड 2022 भौतिक विज्ञान का पेपर जो सेट 346 जीबी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन पीडीएफ के साथ आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। तो इसमें जो पेपर है वो 70 नंबर का है। अब इस 70 नंबर में हम अधिकतम नंबर पाने के लिए, मैक्सिमम नंबर पाने के लिए कैसे लिखते हैं, तो मैं आपको आज पूरा पेपर सॉल्व करके, खास तौर से जो इसके न्यूमेरिकल पोर्शंस हैं इनको सॉल्व करके आपको बताता हूं, और थ्योरी में किस तरह से हमें लिखना चाहिए, कितना लिखना चाहिए। क्योंकि जब हम ये सोच लेते हैं कि बहुत अधिक लिखेंगे तो बहुत अधिक नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लिखने के लिए वैल्यू पॉइंट होना जरूरी होता है। यह है पेपर 346 जीबी 2022 भौतिक विज्ञान। ये आपको पता है 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है, 70 नंबर का पेपर होता है, और इसमें 5 खंड होते हैं, अ, ब, स, द और य। अ बहुविकल्पीय प्रश्न, ब 1 नंबर वाला, स 2 नंबर वाला, द 3 नंबर वाला, और खंड य, ये 5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। खंड अ, क्वेश्चन नंबर 1 का क है, अर्धचालक में संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग होता है। तो ये आपने पढ़ा हुआ है कि जब कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच गैप जो है 1 ईवी होता है, इसके बीच का जो ये गैप है अगर ये 1 ईवी होता है तो उस स्थिति में यह अर्धचालक होगा। तो इसका ऑप्शन होगा सेकेंड। ख, हाइड्रोजन परमाणु की 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग में अंतर होता है। तो पहली कक्षा के लिए ये कोणीय संवेग के लिए आपने पढ़ा हुआ है कि जो L, इसका जो है जो L होता है L बराबर mv/r, और इसको कहते हैं कि यह NH/2π ये होता है, H/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो अगर पहली कक्षा के लिए ले, एक n का मान हो गया तो H/2π, दूसरे के लिए ये हो जाएगा 2H/2π। अब इन दोनों का अंतर लेंगे तो आ जाएगा H/2π। तो इस तरह से H/2π ये होगा थर्ड ऑप्शन। ग, 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य होगा। तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के लिए आपने सूत्र पढ़ा हुआ है, कोई फार्मूला होता है। अब ये देखिए, ये ग पोर्शन को ये बगैर न्यूमेरिकल सॉल्व किए आप इसका आंसर नहीं ला सकते। तो लैम्डा बराबर होता है H/√2m के काइनेटिक एनर्जी है। तो ये हो जाएगा H/2m, और k की जगह पर हो जाएगा EV, या 2EV कर सकते हैं। तो ये 2m और k की वैल्यू होगी 5000। तो EV में रहेगा, तो EV में रहेगा जब, तो इसे हम जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ये कांस्टेंट में दिया गया है, अपान √2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये भी दिया गया है 9.1 10⁻⁻31 इंटू के ये दिया गया है 5000 EV, और EV मतलब हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और अपान ये नीचे जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा √14.56, और पावर को सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 10⁻⁻40
6। अब इसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, जब और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 6.6 10 टू दी पावर माइनस 34 और नीचे की वैल्यू आ जाएगी 3.81 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 23। इसे भाग दे दीजिए, तो भाग देने पर ये आ जाएगा 1.732 इंटू 10 टू दी पावर, ये माइनस 34 है, माइनस 34 ये हो जाएगा प्लस 23। तो अब ये हो गया 1.732 इंटू 10 पावर माइनस 11। इसको अंगस्टाम बनाना है तो 0.1732 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर, यानी ये हो गया आपका 0.1732 अंगस्ट्राम। अब देखिए ऑप्शन कौन सा दिख रहा है इसमें, अब ऑप्शन दिख रहा है आपका थर्ड। तो बगैर इसको सॉल्व किए आप इसका आंसर नहीं बता सकते। घ में दिया है विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति की परास है। आवृत्ति, तो रेडियो आवृत्ति की जो परास होती है यह 300 गीगाहर्ट्ज, ये जो है 300 गीगाहर्ट्ज से लेकर के और 3 किलोहर्ट्ज इसके बीच होती है। तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि गीगा का मतलब होता है 10 टू दी पावर 9, ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 और 2 ये 11 से 3 इंटू 10 टू दी पावर 3। अब देखिए इसके बीच का ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, 10 पावर 3 से 10 पावर 11, तो ये देख रहे हैं सब ऊपर है, ये फर्स्ट वाले में ये मिलेगा, तो ये हो जाएगा घ का फर्स्ट। अंग, इसके अंग में देख रहे हैं कि 200 ओम प्रतिरोध तथा 1 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी संयोजन पर प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर 10√2 साइन 200t लगाई गई है। तो V और I के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। तो कलांतर क्या होगा, कलांतर के लिए आप यहां पर क्या यूज करते हैं, tan phi इक्वल्स टू XL बाई R, ये होता है। तो XL हो गया ओमेगा L और बटा R। ओमेगा का मान यहां से निकालेंगे तो ये देखिए V बराबर ये यहां से V नॉट साइन ओमेगा T, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 200, तो ये हो गया 200 इंटू L का मान दिया गया है 1 हेनरी और R का मान दिया गया है 200 ओम, तो ये देखिए इसे कट गया, आ गया 1, यानी tan phi इक्वल्स टू 1, और ये कितने का मान होता है, tan 45 का मान होता है। तो इस तरह से हो जाएगा phi इक्वल्स टू 45 डिग्री, यानी इसमें ऑप्शन होगा ये सेकेंड। इसी तरह से इसका घ, ये च पोर्शन है कि जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य। अब इसके लिए आपने पढ़ा है कि तरंग दैर्ध्य के लिए होता है कि लैम्डा मीडियम बराबर लैम्डा बटा अपवर्तनांक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपवर्तनांक 1 से अधिक होगा। तो यहां पे कह रहा कि प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है यानी सघन में जाती है, तो इसमें हमेशा जो है लैम्डा m का मान जो है वह लैम्डा से कम होगा, यानी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, तरंग दैर्ध्य घट जाएगी, तो तरंग दैर्ध्य जो है यह कम हो जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जो है हम कैसे सॉल्व करके और फिर ये लगाएंगे। अब इसे जो है कॉपी में लिखेंगे कैसे, लिखने का जो सही तरीका होता है ये देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का क ये 1 EB हो गया, ख थर्ड ऑप्शन सही है h/2 पाई, ग थर्ड 0.173 अंगस्ट्राम, घ 3 इंटू 10 पावर 6 से 3 इंटू 10 पावर 10 साइकिल पर सेकेंड, अंग 45 डिग्री और च उसकी तरंग दैर्ध्य
कम हो जाती है। तो कॉपी में हम इस तरह से लिखेंगे। अब प्रश्नोत्तर संख्या 2। प्रश्नोत्तर संख्या 2 में पहला क्वेश्चन है कि स्थिर वैद्युतिकी का गॉस का नियम लिखिए। गॉस का नियम, तो गॉस का नियम बहुत ही चर्चित नियम है। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। यानी इसे मैथमेटिकल टर्म में फाई ई इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन ये एप्सिलॉन नॉट, ये आप लिख देते हैं। ख, कम विभवांतर पर धात्विक चालक एवं टार्च के बल्ब के लिए विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचिए। तो ये देखिए ओम्स लॉ इस पे फॉलो होगा। तो V प्रोपोर्शनल I, तो V और I के बीच जो ग्राफ होगा यह ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन यही ग्राफ जब टार्च के बल्ब की बात करते हैं तो अगर उसकी बैटरी धीरे धीरे जब कम होने लगती है तो धारा जो है क्या होता है, वोल्टेज जब बैटरी का कम होने लगता है तो उसमें प्रतिरोध बढ़ने लगता है और धारा घटने लगती है। ग, भी विभवांतर से त्वरित एक आवेशित कण के लिए डी ब्रागली तरंगदैर्ध्य का सूत्र बताना है। तो ये होता है लैम्डा बराबर h/√2mE_v। ये आवेशित कण के लिए है। तो यहां पर Q भी हो जाएगा। अगर आवेशित कण कोई भी है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, अदरवाइज अगर हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट यानी आवेश की बात करते हैं तो उसके लिए जो है यह वैल्यू जो है ये हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका Q हो जाएगा इसकी जगह पर। घ, एक चालक पर 2.4 प्लस यानी 2.4 गुणे 10⁻⁻18 कूलम्ब धनात्मक आवेश है। बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। तो आवेश धनात्मक है तो आवेश धनात्मक यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और Q बराबर Ne होता है तो N बराबर Q/E। Q का मान 2.4 और ये 10⁻18 और E का मान 1.6 10⁻19। तो इस तरह से आ जाएगा 24/16 गुणे ये 10 की घात आ जाएगा 1, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 गुणे 10 यानी 15, यानी इस पर 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। 2 का अंग, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर और अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं। इस संयोजन से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो F1 उत्तल लेंस के लिए धनात्मक 10 सेंटीमीटर, अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी F2 ऋणात्मक -50 सेंटीमीटर। संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र होता है F बराबर F1 F2 अपान F1 प्लस F2। वैल्यू पुट कर लेंगे, आ जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। U बराबर दिया -25 सेंटीमीटर। V की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो लेंस का जो सूत्र है 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f, इससे मिल जाएगा 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। वैल्यू पुट करेंगे, f का मान 25/2 आया है और u का मान -25 है, तो ये हो गया 2/25 - 1/25। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/25 यानी v का मान हो गया 25 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब संयोजन से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु के विपरीत दिशा में बनेगा। यानी वस्तु अगर लेफ्ट साइड रखी गई है तो जो इमेज होगा v का मान धनात्मक आया है तो यह उसके राइट साइड बनेगा, दाहिनी तरफ बनेगा। च, कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं। तो ऐसे 2 प्रकाश तरंग उत्पादक स्रोत जिनकी प्रारंभिक कलाओं का अंतर समय के साथ नियत रहता है, यानी कलांतर जो है, ये कालांतर जो है, जो उसके बीच जो फेज डिफरेंस है वह हमेशा नियत रहता है, उसे हम कहते हैं कला संबद्ध स्रोत। क्वेश्चन नंबर 3 का क न्यूमेरिकल पार्ट है। एक द्वि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। तो R1 का मान +15, R2 का मान -30 हो गया और 1.65 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। द्रव में लेंस की प्रकृति क्या है। तो ANL ये दिया गया 1.65, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। तो द्रव के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक LNG ANG अपान ANL, तो 1.50/1.65 ये आ जाएगा 10/11। अब 1/f इक्वल्स टू द्रव में निकालना है तो LNG - 1 1/R1 - 1/R2। तो LNG - 1 यानी 10/11 - 1 और ये 1/R1 यानी 1/15 - R2 का मान 1/।
ये वैल्यू इसकी हो जाएगी -1/11 इंटू 3/50 इक्वल्स टू, अब ये 3 दहा में 30, 11 दहा में 110, तो 1/f इक्वल्स टू 1/-111 यानी f इक्वल्स टू हो गया -110 सेंटीमीटर। तो द्रव में लेंस की जो फोकस दूरी है यह बराबर -110 सेंटीमीटर होगी। फोकस दूरी यहाँ पर ऋणात्मक आई है, तो जब ऋणात्मक आई है इसका मतलब हो गया कि लेंस की प्रकृति जो है अवतल होगी, यानी जो उत्तल लेंस था वह अब अवतल लेंस की तरह से व्यवहार करेगा। 3 का ख, 3 के ख में पूछा गया है कि परमाणु के बोहर मॉडल के अभिगृहीत लिखिए, यानी परमाणु का बोर मॉडल लिखना है। तो नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ संशोधन किया और निम्नलिखित परिकल्पनाएं दी, यानी यही परिकल्पनाएं जो अभिगृहीत कहलाती हैं, पास्टुलेट्स। तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित त्रिज्या वाली वृत्ताकार कक्षाओं में ही परिक्रमण करते हैं, जिन्हें अस्थायी कक्षा कहते हैं, और ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो, यानी L बराबर mvr यानी n टाइम्स h/2 पाई, जहां पर n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, इस तरह से यह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। जब परमाणु को बाहर से कुछ ऊर्जा प्राप्त हो जाती है तो वह उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, किंतु वहां वे 10⁻⁸ सेकेंड तक ठहर कर अपेक्षाकृत निम्न ऊर्जा स्तर में वापस लौट आते हैं। इस प्रकार जब ये उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तो दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर को वैद्युत चुंबकीय तरंग यानी प्रकाश फोटान के रूप में उत्सर्जित करते हैं। 3 का ग, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र अवयव दिखाइए। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं? जब किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा बहुत अधिक आवृत्ति से बदलती है तो परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है, और इन तरंगों को ही वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं, और जो तरंग की संचरण की दिशा होती है यह इसके लंबवत होती है। अर्थात वैद्युत क्षेत्र अगर हम ये ऊपर की तरफ दिखाएं और इसके लंबवत ये चुंबकीय क्षेत्र, तो इन दोनों के लंबवत संचरण की दिशा होगी, यानी तरंग के चलने की दिशा होगी, जो कि इस ग्राफ से दिखाया गया है। 3 का घ, एक हीलियम नाभिक को मुक्त प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में विखंडित करने के लिए न्यूनतम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? हाइड्रोजन परमाणु, 1 न्यूट्रॉन और हीलियम परमाणु के परमाणु द्रव्यमान मात्रक दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या निकालेंगे? द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम क्या होता है? न्यूक्लियानों का कुल द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। न्यूक्लियन 2He4 है, यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, तो 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और नाभिक की द्रव्यमान का जो अंतर होगा, तो 2 टाइम्स P प्लस N यानी प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, इसको हम वैल्यू ये पुट कर देंगे, और माइनस नाभिक का। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.030377 AMU, और 1 AMU बराबर होता है 931 MeV। तो बंधन ऊर्जा इसकी हो जाएगी 0.030377 और 931 से गुणा कर देंगे तो यह जाएगा 28.28 MeV। और यही जो बंधन ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा कम से कम उसे मिलनी चाहिए, अर्थात नाभिक को विखंडित करने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा है वह 28.28 MeV। तो कॉपी में लिखने का जो सही तरीका है वह ये है। प्रश्नोत्तर संख्या 4 यानी खंड द 4 का क है, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र ज्ञात करना। तो ये प्रिज्म का आप फिगर बनाएंगे और इसमें आपको बहुत ज्यादा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, जो बहुत ही आवश्यक है उसी को हमें इसमें लिखना है। तो इस चित्र के अनुसार ये I1, ये R1, ये R2 है और ये I2 है। तो ये एंगल जो होगा यह I1 माइनस R1 हो जाएगा और ये एंगल हो जाएगा I2 माइनस R2। और आपतित किरण को आगे की तरफ और निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाने पर जो कोण बनता है इसे विचलन कोण कहते हैं। तो अगर हम यहां पर देखें PLM में, तो ये I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 यह इसके बहिष्कोण के बराबर होगा। तो डेल्टा बराबर ये मिल गया,
यानी डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस ब्रैकेट में R1 प्लस R2, समीकरण नंबर 1। अल्पतम विचलन की जो स्थिति होती है उसमें डेल्टा बराबर डेल्टा M लिख लेते हैं। इस स्थिति में I1 I2 के बराबर और R1 R2 के बराबर हो जाता है। तो I1 I2 बराबर I, R1 R2 बराबर R। तो इस तरह से ये हो जाएगा डेल्टा M बराबर 2I माइनस 2R। इसको बना लिया समीकरण नंबर 2। अब देखिए ALO 90 डिग्री है, AMO ये भी 90 डिग्री है। इसका मतलब हो गया कि A और O का सम भी 180 डिग्री होगा। 90 90 180। तो इस तरह से चतुर्भुज ALOM से ALO प्लस AMO 180 और एंगल A प्लस एंगल O 180, इन दोनों से मिल जाएगा R1 प्लस R2 प्लस O बराबर 180, यानी इसे आप R1 R2, तो इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो एंगल A मिल जाएगा R1 प्लस R2 और R1 R2 का मान बराबर है तो 2R। तो इस तरह से R बराबर A बाई 2। अब डेल्टा M बराबर हो गया 2I माइनस A, या I बराबर A प्लस डेल्टा M अपान 2। तो इस तरह से स्नेल के नियम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए लगाते हैं, साइन I अपान साइन R, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ANG बराबर साइन I अपान साइन R, और ये हो जाएगा साइन A प्लस डेल्टा M अपान 2 अपान साइन A अपान 2। 4 का ख न्यूमेरिकल पार्ट है। एक 50 वाट और 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज विद्युत मेन से जोड़ा गया है। लैंप को जलाने के लिए उसके श्रेणी क्रम में जुड़े आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो P दिया 50 वाट, V दिया 100 वोल्ट, तो इससे निकाल लेंगे कि इसका प्रतिरोध कितना है। तो R बराबर V स्क्वायर बाई P से आ जाएगा 200 ओम। अब यह परिपथ में धारा कितना जा रही है, I बराबर P बाई V से 1/2 एम्पियर। अब इस प्रश्न में कह रहा है कि इस बल्ब के श्रेणी क्रम में एक कैपेसिटर लगा दिया गया है और इसे 200 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया गया है। तो इस C का मान कितना होना चाहिए, C का मान कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि इसका जो है प्रतिबाधा कितना होगा। तो यह R की सर्किट है और यह C की सर्किट है, तो CR सर्किट हो गई। तो इस तरह से Z स्क्वायर बराबर XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो XC स्क्वायर बराबर Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। Z का मान कितना हो जाएगा। अब I बराबर ये I का मान जो है V डैश बाई Z, यानी जो दूसरा वाला वोल्टेज इस पर अप्लाई करना, तो ये 200 है और I का मान 1/2 है, तो Z का मान मिल जाएगा 400 ओम। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो 400 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो XC का मान आ जाएगा 200√3 ओम। तो XC बराबर होता है 1/ओमेगा C, ओमेगा बराबर होता है 2πfc, यानी XC बराबर 1/2πfc। तो C बराबर 1/2πf इंटू XC, ये वैल्यू पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 9.19 10⁻⁶ फैरेड, यानी 9.19 माइक्रो फैरेड। ग विभवमापी का सिद्धांत। तो जब एक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले तार में एक समान धारा प्रवाहित हो रही हो तो तार के किसी लंबाई के संगत विभवांतर तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी V प्रोपोर्शनल L। तो V बराबर KL, जहां पर K जो है इसका विभव प्रवणता है। तो विभव मापी के लिए जो विभव प्रवणता है K बराबर VAB बटा L वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये इसका सर्किट डायग्राम बना देंगे। अब ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 1 नंबर मिलेगा सिद्धांत लिखने पर, 1 नंबर मिलेगा इसका जो है ये फिगर बनाने पर, और ये किस तरह से यह कार्य कर रहा है इसके लिए आपको ये लिखना पड़ेगा 1 नंबर के लिए। तो इस तरह से इसका 3 नंबर। 4 का घ। रेल की 2 पटरियां आपस में तथा जमीन से पृथक्कृत है, इन्हें 1 मिली वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है। जब इस पर ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है तो मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा, दिया गया है ऊर्ध्वाधर घटक और पटरी की दूरी। तो ट्रेन की चाल भी 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5/18 से गुणा कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। ऊर्ध्व घटक दिया गया 0.2 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। एल का मान दिया गया 1 मीटर। ये पटरी है, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर, इसको जोड़ा गया मिली वोल्ट मीटर से। तो पटरियों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत भागफल V बराबर BVL, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे तो आएगा 1 × 10⁻³ वोल्ट, यानी 1 MV। तो जो मिली वोल्ट का पाठ्यांक होगा
वह होगा 1 मिली वोल्ट। 4 का अंग, प्रकाश विद्युत प्रभाव से क्या तात्पर्य, इस प्रभाव की आइंस्टीन द्वारा दी गई व्याख्या लिखिए। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, जब कोई पदार्थ किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे एक्सरे, दृश्य प्रकाश आदि से ऊर्जा शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है, इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और इस क्रिया में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हें प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आइंस्टीन द्वारा जो प्रकाश वैद्युत नियम दिया गया 1/2 mv मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू h न्यू माइनस न्यू नॉट, इसके आधार पर 5 जो प्रकाश वैद्युत समीकरण के 5 नियम उनकी व्याख्या। तो आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर धातु की सतह उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, किंतु अधिकतम गतिज ऊर्जा उतनी ही रहेगी। सेकेंड, यह नियम नंबर 1 हो जाता है। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, प्रकाश की तीव्रता पर नहीं। नियम नंबर 2, प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। नंबर 3 और 4 नंबर है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति से कम होने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। और 5वां है टाइम लैग का, कि धातु की सतह पर प्रकाश के पड़ने और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के बीच कोई समय पश्चता यानी टाइम लैग नहीं होता है। 5 का क, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L, धारिता C तथा O में प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये सर्किट LCR, इसके अक्रॉस VL, VC और VR, ये फेजर डायग्राम बना लेंगे, ये फिगर बनाएंगे। तो इस तरह से VC और VL एक दूसरे के अपोजिट है, VL हमेशा अधिक होगा, तो VL में से VC को घटा लेते हैं। यहाँ मान लिया गया कि VL इज ग्रेटर देन VC है, तो VL में से VC को घटा लेंगे तो ये अंतर आ जाएगा। और इधर ये VR है, इसका परिणामी V, तो V स्क्वायर बराबर VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, और VL बराबर I इंटू XL, VC इक्वल्स टू I इंटू XC और VR इक्वल्स टू I इंटू R। I को बाहर ले लिया तो I स्क्वायर बाहर आ गया, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब ये दोनों तरफ का रूट ले लीजिए, तो V अपान I इक्वल्स टू Z अंडर रूट XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो इस तरह से परिपथ की जो प्रतिबाधा है यह Z बराबर अंडर रूट ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यह इसके लिए सूत्र हो जाएगा। 5 का ख, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास 6 सेंटीमीटर और उसमें परावैद्युत के रूप में वायु है। यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये एक छोटा संधारित्र दिया गया है, इसमें कहा गया कि इसकी जो प्लेट है यह प्लेट वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और व्यास के टर्म में पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। और इसकी जो संधारित्र यानी धारिता है इस गोले की धारिता के बराबर है, तो इसकी धारिता कितनी होगी, सी नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपान एक्स, इसके बीच की दूरी को मान लिया हमने एक्स है, तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एक्स। समीकरण नंबर 1 हो गया। गोले का अगर इसकी त्रिज्या ए है तो सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। प्रश्न के अनुसार है कि इन दोनों की धारिताएं बराबर है, तो सी बराबर सी नॉट वैल्यू पुट करेंगे तो x बराबर डी स्क्वायर अपान 16a, ये कट पीट कर लीजिए तो 1.125 10⁻² सेंटीमीटर, यानी प्लेटों के बीच की जो दूरी है यह 1.125 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर होगी। 5 का ग, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमित कीजिए। तो ये फिगर बनाएंगे और इस तरह से ये लिख लेंगे। 5 का घ न्यूमेरिकल पार्ट है, 9e और e के बीच में कहीं पर एक q आवेश रखा गया है, यह संतुलन की स्थिति में है। तो यह संतुलन की स्थिति में कब होगा, जब 9e इस पर बल लगाएगा F1 दाहिने ओर और यह लगाएगा बाएं ओर, तो F1 और F2 बराबर होंगे। तो मान लेते हैं कि 9e से x दूरी पर ये रखा गया है, तो इधर की दूरी हो जाएगी a माइनस एक्स। तो इस तरह से F1 बराबर F2 अगर करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये 9e इंटू क्यू अपान एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू राइट साइड q इंटू ई अपान a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे तो 3a बराबर 4x, तो x बराबर 3/4 है, यानी दोनों आवेशों के बीच में 9e आवेश से 3/4a दूरी पर रखना होगा। 5 के अंग में यौगिक सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना, ये चित्र प्रदर्शित करना है, बनाना है।
प्रश्नोत्तर 6, हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या लिखनी है। इसे आप हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या, ये फिगर बनाएंगे। इस फिगर पे 1 से 1.5 नंबर होगा और इसके बाद ये लिखेंगे। लिखने के बाद इसमें आपको ये 2 चीजें बतानी है अपवर्तन के नियम में, कि जो अपवर्तन की जो दोनों नियम है वह इस तरंगाग्र के लिए सिद्ध हो रहे हैं। तो इस तरह से यह कंप्लीट लिखने पर ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होगा और ये 5 नंबर आपको मिलेंगे। अब इसमें एक अथवा पार्ट भी होगा। अब इस अथवा पार्ट में यह एक पतली झिल्ली द्वारा एक वर्णीय प्रकाश के विवर्तन की विवेचना, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का व्यंजक, तो एक यहां पर लिख करके आपको ये बताया गया है। 7वां क्वेश्चन भी 5 नंबर का। पहला पार्ट है सौर सेल क्या है, सौर सेल की संरचना एवं कार्यविधि लिखिए। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसको आप लिख सकते हैं। अथवा पार्ट है न्यूमेरिकल। एक समतल उत्तल लेंस का व्यास 6 सेंटीमीटर, मोटाई 3 मिलीमीटर है। इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस के पदार्थ में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यह क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है। अब इसमें आपको इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ये ज्योमेट्री का यूज करना होगा। एक ये वृत्त बनाया आपने, इसमें यह पी क्यू मिला दिया, तो अब यह पोर्शन जो है ये लेंस का हो गया, यह समतल हो गया और यह उत्तल हो गया। यह पोर्शन इसका समतल हो गया और यह उत्तल हो गया। इसकी त्रिज्या अगर कैपिटल आर है और लेंस की मोटाई स्मॉल टी है, तो यहां से यहां तक की दूरी हो गई कैपिटल आर माइनस टी और ये दूरी वर्टिकल डी है। अब यहां पर टी का मान जो होगा वह डी की तुलना में बहुत ही कम होगा। तो अगर हम OPM में अगर हम ये देखें तो कैपिटल आर स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर प्लस आर माइनस टी होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर आर माइनस टी का होल स्क्वायर। अब यहां से आर को कॉमन ले लीजिए तो स्क्वायर बाहर आएगा, तो आर स्क्वायर बाहर हो गया, 1 माइनस टी अपॉन आर का होल स्क्वायर। इसको डिवाइड कर लीजिए लेफ्ट साइड और इधर हो गया 1 माइनस टी अपॉन आर का होल स्क्वायर। अब ये बन जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1 माइनस डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ये बाइनोमियल थ्योरम यहां पर ब्रेक कर देंगे उसकी हेल्प से। तो 1 माइनस ये पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस 2t अपॉन आर, 1 ये कट गया, माइनस भी कैंसिल हो गया, तो डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर 2t अपॉन आर, और इससे आर बराबर हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 2t। अब देखिए डी का मान दिया गया 3 सेंटीमीटर, व्यास दिया गया था 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या यहां पर उसकी जो है ये डी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी लगभग, और ये टी जो है दिया गया 3 मिलीमीटर, तो 2t ये 0.3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आर का मान आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, यानी जो कैपिटल आर है, कैपिटल आर का मान हमें मिल गया 15 सेंटीमीटर, अर्थात इसकी वक्रता त्रिज्या हमें मिल गई। अब लेंस मेकर सूत्र से जो 1/f इक्वल्स टू ANG माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2, ये वैल्यू आप यूज करेंगे। देखिए इसके पहले इसमें आपको फाइंड करना होगा कि जो लेंस का पदार्थ है उसका अपवर्तनांक कितना होगा। तो दिया है इस प्रश्न में कि लेंस के पदार्थ में प्रकाश की चाल, तो आप जो है ANG बराबर C/V होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, इससे निकाल लेंगे, इसका अपवर्तनांक तो मिल जाएगा 1.5। R1 समतल है, इनफाइनाइट हो गया, R2 और ये इसका कर्वेचर जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर जो केंद्र है वो बाएं मिलेगा, तो ये हो गया माइनस 15 सेंटीमीटर। तो 1/f बराबर 1.5 माइनस 1, 1/∞ माइनस 1/-15। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस से प्लस हो गया और 0.5, तो 0.5 इंटू 1/15 दशमलव हटा दीजिए तो ये 150 हो गया, 5 ये 15, तो f का मान आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। f का मान 30 सेंटीमीटर, अतः लेंस की जो फोकस दूरी है यह 30 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 8, यह भी 5 नंबर। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म
के आघूर्ण के लिए व्यंजक, यानी आपको इसमें टाउ इक्वल्स टू पी साइन थीटा ये प्रूफ करना है, यानी वेक्टर टाउ इक्वल्स टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, ये प्रूफ करना है। इजी है। इसका 8वां पार्ट है न्यूमेरिकल। दिए गए परिपथ के लिए प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। ये फिगर दिया गया है। इस फिगर में ए डी सी एक लूप बनाएंगे हम और दूसरा लूप बनाएंगे ए बी सी। तो इस तरह से ए डी सी लूप में ये बंद लूप, ये -1 और ये I2 धारा इसमें जा रही है तो प्लस I2 और ये जाएगी इधर 2 इंटू I3 बराबर 0। और I3 का मान ये देखिए इधर से जा रहा है I2 और इधर से आ रहा है I1, तो I3 बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2। तो I3 की जगह पे रख लेंगे I1 प्लस I2। तो इस तरह से ये मिल जाएगा 2I1 प्लस 3I2 बराबर 1, समीकरण नंबर 1। जो दूसरा लूप है ए बी सी ए, इसमें -2 प्लस I1 और ये +2 टाइम्स I1 प्लस I2, यानी I3 की जगह पे डायरेक्ट पुट कर लिया। तो ये मिल जाएगा 3I1 प्लस 2I2, ये इधर चला जाएगा 2, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से I1 और I2 में से किसी एक को आप कैंसिल करके और दूसरे की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसमें 3I2 है, इसमें 2I2 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 3 से कर दें। तो समीकरण 1 गुणे 2 माइनस समीकरण 2 गुणे 3, तो ये इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे तो -5I1 बराबर -4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, I1 बराबर 4/5 एम्पियर। समीकरण 1 से 3I2 बराबर 1 - 2I1 ये बनेगा, I1 की जगह पे 4/5 तो ये 8/5 हो गया, 1 - 8/5 यानी ये हो गया -3/5। तो इस तरह से 3I2 बराबर -3/5 माइनस ये 3 से 3 कट जाएगा, आ जाएगा -1/5। अब I2 ऋणात्मक आया तो यह क्या से वो कर रहा है कि I2 को जिस दिशा में माना गया है उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। तो I3 बराबर I1 प्लस I2, तो 4/5 प्लस -1/5, तो ये 4 - 1/5 यानी 3/5 एम्पियर। तो I1 4/5 एम्पियर, I2 -1/5 एम्पियर और I3 3/5 एम्पियर होगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक एवं उत्क्रम अभिनत से क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। यह पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त होता है, परिपथ आरेख बनाकर समझाइए। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। 8वां पार्ट है अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग का वर्णन कीजिए। इस प्रयोग से प्राप्त परिणामों पर आधारित रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए। तो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग का ये फिगर आप बनाएंगे। इस फिगर को बनाने के बाद क्या हो रहा है ये आप लिखेंगे। तो पोलोनियम से उत्सर्जित होने वाले अल्फा कण जिनकी चाल 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड होती है कि एक पतली किरण पुंज को लेड की प्लेटों के बीच से गुजारकर संरेखित करके बहुत ही पतली स्वर्ण पत्री जिसकी मोटाई होती है 10⁻7 मीटर पर आघात कराया जाता है, नहीं डाला जाता है। प्रकीर्णित अल्फा कणों का विक्षेप देखने के लिए जिंक सल्फाइड युक्त पर्दा लगा होता है जिसके पीछे सूक्ष्मदर्शी लगी होती है। प्रकीर्णित अल्फा कण पर्दे से टकराकर चमकीले फ्लैश उत्पन्न करते हैं जो सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जा सकते हैं। प्रकीर्णित कणों की संख्या के वितरण का प्रकीर्णन कोण के फलन के रूप में अध्ययन किया जाता है, मतलब कितने कोण पर कौन सा प्रकीर्णित हो रहा है। संपूर्ण प्रबंध को निर्वात में रखा जाता है जिससे अल्फा कणों की वायु के जो कण है उनसे टक्कर के कारण गतिज ऊर्जा में कोई ह्रास न हो। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि अधिकांश अल्फा कण सीधे पार हो जाते हैं, अर्थात परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। दूसरा, अल्फा कण सभी कोणों पर प्रकीर्णित होते हैं। तीसरा, प्रकीर्णित अल्फा कण की संख्या अलग अलग धातुओं की पन्नियों के लिए अलग अलग होती है, मतलब अगर जो अल्फा कण की संख्या है प्रकीर्णित होने वाली यह अलग अलग धातुओं की पन्नियों के लिए अलग अलग, सिल्वर के लिए अलग, गोल्ड के लिए अलग, इस तरह से। तो कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से कूलाम के नियम की सत्यता की भी जानकारी मिलती है। और साथ में कह रहा कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी लिखिए। तो परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, अब ये
पार्ट में बट जाएगा क्वेश्चन। ये 2 नंबर का ये होगा, बीच वाला 2 नंबर का, और ये फिगर 1 नंबर का। परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, तो अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने 1911 में परमाणु संरचना का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे परमाणु का नाभिकीय मॉडल भी कहते हैं। परमाणु का आकार गोलाकार है, जिसकी त्रिज्या 10⁻10 मीटर की कोटि की होती है। समस्त परमाणु का धनावेश एक सूक्ष्म आयतन में संकेंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर से 10⁻14 मीटर की कोटि की होती है। नाभिक के चारों ओर 10⁻10 मीटर त्रिज्या के खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं, जिनका कुल आवेश नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इसलिए इस मॉडल को सौर मॉडल भी कहते हैं। तो ये है पूरे पेपर का सलूशन। अब इसमें इसके डिस्क्रिप्शन में इसके PDF का लिंक दिया गया है, तो पेपर और पूरे सलूशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं।